हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। ठीक है, तो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 10 मार्क्स में पूछते हैं पैथोलॉजी के पेपर में। ठीक, तो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की डेफिनेशन क्या है। ये एक ऑटो इम्यून क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो कि इन्फ्लामेशन कराती है जॉइंट्स के अराउंड। तो जॉइंट्स में ना इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्यों हो रहा है इन्फ्लामेशन? ऑटो इम्यून रीज़न की वजह से हो सकता है। ठीक, तो इट इज़ एन ऑटो इम्यून chronic progressive disease causing inflammation in joints which results in पेनफुल डिफॉर्मिटी हो जाती है जॉइंट्स की। ठीक है, और इमोबिलिटी देखने को मिलते हैं हमें जॉइंट्स में। तो जॉइंट्स जो है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, डिफॉर्मिटी हो जाएगी। ठीक है, और इमोबिलिटी देखने को मिलेगी। तो हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज़ एन ऑटो इम्यून क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज कॉजिंग इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स रिजल्टिंग इन पेनफुल डिफॉर्मिटी एंड इमोबिलिटी। ठीक है, तो ये जो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून मतलब हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी जो हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए, वो जो इम्यून सेल्स जो हैं वो हमारे सेल्फ सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी वाली डिजीज़ में क्या होगा? मल्टी सिस्टम डिजीज़ हो जाएगी ना। अब वो खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जा रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ मल्टी सिस्टम डिजीज़ ऑफ अननोन कॉज, बिना किसी कॉज के भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ज़्यादा ना जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन देखा गया है इसमें। ठीक, वो आगे देखेंगे। तो ये क्या है? मल्टी सिस्टम डिजीज़ भी है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है तो सारे सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। हमारे सीवीएस इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक, तो मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। और मेन चीज़ क्या है यहाँ पे? इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस देखने को मिलता है, मतलब जॉइंट में इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है और सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है जॉइंट्स का। ठीक, तो सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है जॉइंट्स का, स्पेसिफिकली हैंड, रिस्ट और फीट, ये इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख दिया। उसके बाद ना ये एक और पॉइंट है कि ये माइग्रेटरी नेचर का नहीं होता, इट इज़ नॉट माइग्रेटरी इन नेचर। ठीक, उसके बाद 30 to 40 ईयर्स फीमेल्स में देखने को ज़्यादा मिलता है। तो ये जो ऑटो इम्यून वाली जो डिजीज़ेज़ होती है ना, वो ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलती है। तो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस भी फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन मैंने बताया था, तो क्रोमोसोम नंबर 6 जो होता है वो कुछ जीन सिक्रीट करता है, जैसे कि HLA-DR1 और HLA-DR4। तो इनमें ना एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, जिस वजह से ऑटो इम्यून वाली कंडीशन आती है। तो HLA-DR1 और HLA-DR4 की जीन्स की एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है, जिस वजह से ऑटो इम्यून कंडीशन आ रही है। और ऑटो इम्यून कंडीशन स्पेसिफिकली ये हमारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो हम उस कंडीशन को र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस कहेंगे। ठीक है, तो इतना हम लिखेंगे। एक और चीज़ है कि ऑनसेट जो होता है वो इंसीडियस होता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से अटैक, एक्यूट वाला कंडीशन नहीं है, ये ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए इधर लिखा है ना क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, धीरे धीरे करके ये डिजीज़ होती है। तो ऑनसेट इज इंसीडियस लिखना है। प्रोड्रोम फेस मेन सिम्टम्स आने के पहले वाले फेज में क्या होगा? वहाँ पे फटीग देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा उस पेशेंट में, जॉइंट स्टिफनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, वेग अर्थरैल्जिया देखने को मिलेगा। वेग अर्थरैल्जिया मतलब जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। वेग मतलब एकदम सटीक नहीं कि इस घुटने में यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं, मतलब वेग हो रहा है कहीं, तो भी पूरा बताएगा वो। ठीक है, तो वेग अर्थरैल्जिया देखने को मिलेगा। और माइएल्जिया मतलब मसल्स में पेन। ठीक है, तो वो भी देखने को मिलेगा। तो प्रोड्रोम कंडीशन में फटीग देखने को मिलेगा पेशेंट में, वीकनेस देखने को मिलेगी, जॉइंट स्टिफनेस, वेग अर्थरैल्जिया और माइएल्जिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और बता ही दिया है कि पेन, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स देखने को मिलेगा। सिमेट्रिकल फैशन में जॉइंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, स्पेसिफिकली हैंड, ठीक है, अपना रिस्ट और फीट इन्वॉल्व रहेगा। अच्छा, और क्या देखने को मिल सकता है? हमें नोड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं 20% केसेस में। एक्सटेंसर सरफेस पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, नोड्यूल्स। अब नोड्यूल्स के अंदर ना हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलेगा स्पेसिफिकली, तो ये भी देखने को मिलेगा 20% एक्सटेंसर सरफेस पे हमें नोड्यूल्स देखने को मिलेगा। तो इतना तो है इंट्रोडक्शन इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। एक बार बता देती हूँ कि कितना, मतलब 5-10 मिनट का टॉपिक है। फिर एटियोलॉजी लिखेंगे, इसके मेन कारण क्या है। ठीक है, रीज़न क्या है कि क्यों हो रहा है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो मेन तो वही है ना,
ऑटो इम्यून है तो ऑटो एंटीबॉडी बन जा रही है, तो वो बताना है। कुछ ट्रिगर्स भी होते हैं, ये ऑटो एंटीबॉडी क्यों बन रही है, या तो कुछ वायरस वगैरह के इन्फेक्शन की वजह से बन रही है, या फिर जीन में ही कुछ गड़बड़ी हो गई, HLA-DR1 और HLA-DR4 जीन्स में कुछ गड़बड़ी हो गई, ये ईटियोलॉजी लिखेंगे। उसके बाद पैथोलॉजी बतानी है, पैथोफिजियोलॉजी की, ये कैसे हो रहा है, ठीक है, पूरा जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, टी सेल एक्टिवेशन, बी सेल्स, फिर वो ऑटो एंटीबॉडी बना रही है, ठीक है, तो ये पूरा देखेंगे। और लास्ट में लैब फाइंडिंग्स देखेंगे और क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, ठीक है, बस इतना ही देखना है हमें। तो इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था, एक और बार रीड कर लेते हैं इसको। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन autoimmune chronic progressive disease causing inflammation in joints resulting in painful deformity and immobility. It is also a chronic multi-system disease and specifically it affects inflammatory arthritis. It causes inflammatory arthritis and it involves symmetrical joints. सिमेट्रिकल जॉइंट्स इतना लिखना। उसके बाद फिर 30 to 40 ईयर्स की फीमेल्स में देखने को मिलता है, हैविंग HLA-DR1 एंड HLA-DR4 प्री डिस्पोजिशन ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ऑनसेट इज इंसीडियस, प्रोड्रॉम में ये सारे पॉइंट्स हैं, फटीग, वीकनेस, जॉइंट स्टिफनेस, वेग अर्थ्रैल्जिया, मायल्जिया देखने को मिलेगा। और ये पॉइंट तो हमें पता ही है कि सिमेट्रिकल फैशन में जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं हैंड, रिस्ट और फीट के, ठीक है। और एक्सटेंसिव सरफेस पे नोड्यूल्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखना, उसके बाद फीमेल्स वगैरह का बता देना, ऑनसेट ग्रेजुअल बता देना, ठीक है, और सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट्स बता देना, बस इतना बताना इसमें इंट्रोडक्शन में, ठीक। उसके बाद हेडिंग डालना तुम ईटियोलॉजी। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ईटियोलॉजी क्या है, तो मेन चीज़ ऑटो इम्यून है ना, तो इम्यूनोलॉजिक डिरेंजमेंट हो रहा है। तो इम्यूनोलॉजिक डिरेंजमेंट में भी स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है, हमारी खुद की बॉडी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन रही है। तो ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, और कौन सी, जिसको हम कहते हैं रूमेटॉइड फैक्टर कहते हैं, RF कहते हैं, ठीक है। ऑटो एंटीबॉडी RF इज फॉर्म्ड अगेंस्ट IgG, ठीक है। तो ऑटो एंटीबॉडी रूमेटॉइड फैक्टर अगेंस्ट IgG ये फॉर्म होता है, और प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन सर्कुलेशन एंड साइनोवियम। तो हमारी जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रही है ना, जॉइंट्स में क्या होता है, साइनोवियम होता है, ठीक है। तो साइनोवियम के अंदर हमें देखने को मिलेगा एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस साइनोवियम में भी देखने को मिलेगा, और ब्लड जो है उसके अंदर, सर्कुलेशन के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। तो इम्यूनोलॉजिक डिरेंजमेंट में ये 2 पॉइंट लिख देना कि ऑटो एंटीबॉडी रूमेटॉइड फैक्टर अगेंस्ट IgG एंड प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन सर्कुलेशन एंड साइनोवियम, ठीक। तो ये तो फर्स्ट रीज़न हो गया रूमेटॉइड फैक्टर होने का, कि ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है, रूमेटॉइड फैक्टर बन जाता है हमारी बॉडी के अगेंस्ट में। दूसरा है ट्रिगर्स, कुछ ट्रिगर्स भी होते हैं, जैसे कि साइटोमेगेलोवायरस का इन्फेक्शन हो गया, एप्सिन बार वायरस का इन्फेक्शन हो गया, रुबेला वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो ये ट्रिगर करेगा रूमेटॉइड फैक्टर बनाने में, ठीक है। और एक जेनेटिक बताया था मैंने, तो HLA-DR1 और ये DRA1 नहीं है शायद, पता नहीं, तो ये देख लेना बुक से। HLA-DR1 और HLA-DR4 जो है ना, वो जीन में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, तो इससे भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो हो सकता है, ठीक। तो इम्यूनोलॉजिक डिरेंजमेंट लिखना है, और ट्रिगर्स में एप्सिन बार वायरस, रुबेला वायरस, साइटोमेगेलोवायरस, ये सब जो है इनके इन्फेक्शन से हो सकता है, और ये वाली जीन की वजह से हो सकता है, जीन की एबनॉर्मलिटी की वजह से, ठीक। अब पैथोफिजियोलॉजी, यहाँ पे ना पैथोफिजियोलॉजी लिखो, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलेगा, बस ये चार्ट बहुत इजी है। इसमें सबसे पहले जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब जिसकी भी ये वाली जीन जो है वो एबनॉर्मल हो चुकी है या होने वाली होगी, है ना, कोई से भी रीज़न की वजह से जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है अगर किसी भी पेशेंट में, और उसको अगर एंटीजेनिक स्टिमुलेशन मिल रहा है, मतलब कोई भी एंटीजन साइटोमेगेलोवायरस वगैरह आके उसको इन्फेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, CD4 टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहले हमारा टी सेल एक्टिवेट होता है ना, टी सेल में भी स्पेसिफिकली CD4 टी सेल एक्टिवेट होगा। तो कोई भी ऐसा पेशेंट है जो जेनेटिकली ससेप्टेबल है, उसको आके तुमने, ऑलरेडी वो ससेप्टेबल था, मतलब पेशेंट ऑलरेडी वीक था, उसकी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक थी, और वहाँ पे एंटीजेनिक स्टिमुलेशन हुआ, कोई से भी वायरस ने आके उसको अफेक्ट किया, स्पेसिफिकली इन वायरस ने आके उनको अफेक्ट किया, तो जो टी सेल है उनकी बॉडी का, जो CD4 टी सेल है वो एक्टिवेट हुआ, और उसने साइटोकाइंस रिलीज़ करे, कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ करे, स्पेसिफिकली कौन कौन से, TNF अल्फा, इंटरफेरॉन गामा,
और इंटरल्यूकिन 1, ये तीनों रिलीज करे। अब इन तीनों ने क्या करा, किसी एक ने बी सेल को जाके एक्टिवेट करा, किसी ने एंडोथीलियल सेल्स को और मैक्रोफेजेस को, तीन आगे के सेल्स को एक्टिवेट करा इस साइटोकाइंस ने। जो CD4 टी सेल जो है उसने कुछ साइटोकाइंस निकाले और उनने बी सेल, एंडोथीलियल सेल्स और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करा। ठीक है, तो बी सेल को क्यों एक्टिवेट करा, हमें बनाना क्या है, एंटीबॉडी बनानी है। ठीक है, ऑटो एंटीबॉडी बनानी है, तभी तो रूमेटॉइड फैक्टर बन रहा है। तो यही रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो पूरी गड़बड़ कर रहा है ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस यही करा रहा है रूमेटॉइड फैक्टर। तो ये जो बी सेल है ना वही बनाती है एंटी IgG एंटीबॉडी, जिसको कहते हैं रूमेटॉइड फैक्टर। ठीक है, तो यही लिखना है कि ये बी सेल एक्टिवेट हो जाती है और बना देती है IgG, एंटी IgG बनाती है ये। ठीक है, जिसको रूमेटॉइड फैक्टर कहते हैं। एंडोथीलियल सेल्स जब एक्टिवेट होती हैं तो वो कुछ एडहेसिन मॉलिक्यूल रिलीज करती है, और मैक्रोफेज जब एक्टिवेट होंगे तो वो साइटोकाइंस और प्रोटीएसेस रिलीज करेंगे, जो कि ये ब्रेकडाउन ऑफ अपना साइनोवियम मेम्ब्रेन आर्टिकुलर कार्टिलेज इन सब का ब्रेकडाउन कराएगा। ठीक है, साइटोकाइंस जो है वो इन्फ्लेमेशन कराएंगे वहाँ पे, तो ये सब ऐसा करेंगे। ठीक, तो बी सेल का काम क्या है, एंटी IgG एंटीबॉडी बनाना। ठीक है, जिसको रूमेटॉइड फैक्टर कहते हैं। तो बी सेल ने रूमेटॉइड फैक्टर बनाया, एंडोथीलियल सेल्स ने एडहेसिन मॉलिक्यूल कुछ रिलीज करे। ठीक है, और मैक्रोफेजेस ने कुछ साइटोकाइंस और प्रोटीएजेस रिलीज करे। ठीक, और फिर इन तीनों के ये सब रिलीज होने के बाद क्या बना, हमारा फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स देखने को मिला हमें, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखने को मिले, और क्या बन गया, पैनस फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो पैनस फॉर्मेशन जो है वो कुछ नहीं है, साइनोवियल अपना जो साइनोवियल सैक है वो इडीमेटस हो गया, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया। ठीक है, वहाँ पे पैनस फॉर्मेशन हो गया, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी डैमेज होने लगा साइनोवियम में, और एनकाइलोसिस मतलब जॉइंट की डिफॉर्मिटी देखने को मिली हमें। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जॉइंट डिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया उस पेशेंट को। ठीक, तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही सेम फ्लो चार्ट बनाना है, थोड़ा अच्छे से बना देना। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी वाला पेशेंट है, उसको एंटीजेनिक स्टिमुलेशन हुआ, CD4 टी सेल जो है, सबसे पहले टी सेल स्पेसिफिकली CD4 टी सेल एक्टिवेट हुआ, उसने साइटोकाइंस रिलीज करे, TNF अल्फा, इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करा। अब ये इन लोगों ने जाके आगे 3 मेंबर्स को स्टिमुलेट करा, बी सेल, एंडोथीलियल सेल्स और मैक्रोफेजेस को। बी सेल ने अपना मेन रूमेटॉइड फैक्टर बनाया, मतलब एंटी IgG एंटीबॉडी बनाई, एंडोथीलियल सेल्स ने एडहेसिन मॉलिक्यूल रिलीज करे, मैक्रोफेजेस ने साइटोकाइंस और प्रोटीएसेस रिलीज करे, और क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स हुआ और इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज हुए वहाँ पे। ठीक है, और साइनोवियम में ये सब कुछ साइनोवियम जॉइंट्स के स्पेस में हो रहा है, और पैनस फॉर्मेशन हुआ, इन्फ्लेमेटरी डैमेज टू साइनोवियम हुआ, एनकाइलोसिस और फाइब्रोसिस हुआ वहाँ पे, और जॉइंट की डिफॉर्मिटी हो गई। तो ये पैथोफिजियोलॉजी इतना ही लिखना है। इटियोलॉजी होगी अपनी, पैथोफिजियोलॉजी होगी पीछे हमने डेफिनेशन और वो इंसिडेंट्स देख लिया था कि वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट है हमारा लैब फाइंडिंग्स। तो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, हम डिटेक्ट कर लेंगे 80% रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो अपना रूमेटॉइड फैक्टर होता है ना वो डिटेक्ट हो जाएगा। HLA, DR4 और DR1 की ससेप्टिबिलिटी देखने को मिलेगी पेशेंट में। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया देखने को मिल सकता है। ESR जो है वो इंक्रीज रहेगा। ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। एडवांस केसेस में क्या होगा, अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स। ठीक है, तो अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स देखने को मिलेगा, और रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट। रिस्ट जो है ना, रिस्ट जो हमारे रिस्ट है, ये रिस्ट जो है वो रेडियली डेविएट होगी, और फिंगर्स जो है वो अल्नर की तरह डेविएशन देखने को मिलेगा एडवांस केसेस में। तो ये लाइन लिखना, ये स्पेसिफिक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस के लिए। ठीक है, तो एडवांस केसेस में क्या देखने को मिल रहा है, अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स। फिंगर्स जो हैं वो अल्नर मतलब इस साइड अल्नर डेविएशन मिलेगा, और रिस्ट जो है वो इस साइड रेडियल डेविएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, रेडियली डेविएट हो जाएंगी, रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट देखने को मिलेगा। तो लैब फाइंडिंग्स में ये 6 पॉइंट्स लिख देना, बाकी बुक में और हो तो वो देख लेना। ठीक है, तो 80% रूमेटॉइड फैक्टर देखने को मिलेगा। HLA, DR4, DR1 देख लिया हमने। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया देखने को मिल रहा है। ESR बढ़ा हुआ देखेगा। ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिल रहा है, और ये तो लिखना ही है कि अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स एंड रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक, और लास्ट जो हेडिंग है जो हम ग्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिक फीचर्स जो हैं ग्रॉसली हमें कैसा देखने को मिलेगा, तो ये जो हमारा जॉइंट है, जॉइंट के बीच का जो स्पेस साइनोवियम है, वहाँ पे हमें विलाई देखने को मिलेंगे, विलस हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, मतलब न्यूमरस फोल्ड ऑफ विलाई इन साइनोवियम देखने को मिल रहा है, और इडीमा हो जाएगा, वहाँ पे कंजेशन देखने को मिलेगा साइनोवियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, इडीमा होगा, कंजेशन होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखने को मिलेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखने को मिलेंगे, मतलब लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब देखने को मिलेंगे। और कौन सा टाइप का नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है,
एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लीजन्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, नोड्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक्सटेंसर सरफेस पे, हमने देख लिया ये, ठीक है। और नोड्यूल्स जो हैं वो हार्ट की जो वॉल्व्स होती हैं वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लंग के पेरेन्काइमा में भी प्लूरा जो है वो भी अफेक्ट हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस में, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, पर ये लिखना ही है कि हार्ट वॉल्व्स इन्वॉल्व होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है। आप अगर बोल रहे हो, अगर आपने मेंशन किया है आंसर में कि ये मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, तो बताओ कि कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो लंग का पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होगा, लंग की जो कवरिंग होती है प्लूरा वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, हार्ट की वॉल्व्स इन्वॉल्व हो सकती है, एक्सटेंसर सरफेस जो है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, नोड्यूल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही लिखना है, लैब फाइंडिंग्स लिखना, ठीक है। और मॉर्फोलॉजिक फीचर्स में तो कुछ लिखना ही है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इडीमा कंजेशन देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखने को मिल रहे हैं, और विलाई न्यूमरस फोल्ड ऑफ विलाई देखने को मिलेगा, और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी देख लेना बुक से, बहुत ईजी है। इटियोलॉजी भी यही 2-3 पॉइंट लिखने हैं, और इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया था हमने, ठीक है। तो क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज कॉजिंग इन्फ्लामेशन स्पेसिफिकली ऑफ जॉइंट्स रिजल्टिंग इन पेनफुल डिफॉर्मिटी हो जाती है, और इमोबिलिटी देखने को मिलती है हैंड, रिस्ट और फीट की, ठीक है, सिमेट्रिकल फैशन में इन्वॉल्व रहती हैं जॉइंट्स, ठीक है। तो ये है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में।